हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्ज़ाम अपडेट। सर्वे का पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाइन रेंजर तक पढ़ा था, तो आज उसके आगे कंटिन्यू हम लोग करते हैं। और साथ ही साथ जो भी साथी हमारे नए हैं चैनल पे, वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग व्यू करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और लाइक कमेंट ज़रूर किया करिए, जिससे हम अगर आपको यहाँ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ चलिए आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इससे पता चलता है। और जिनको भी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी, आप दिए गए नंबर पे मैसेज करिएगा 446829। इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। फीस पेमेंट करके आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें 5 बुक पूरा टेक्निकल की जितनी है सबको कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितना छोटा से छोटा वीडियो हो पाए उतना छोटा वीडियो रखते हैं। और ये सर्वे का आज लास्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, आज खत्म हो जाएगा सर्वे। पहले बुक की देखिए, बिल्डिंग मटेरियल आपको खत्म करके दिया गया है। पहले बुक का बीएम खत्म हो गया है। आज जो है सर्वे खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले बुक का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोर एक्यूरेट। देखिए, दो मेथड होते हैं कंटूरिंग के। डायरेक्ट मेथड होता है और इनडायरेक्ट मेथड होता है। इनडायरेक्ट में 2-3 मेथड हैं, आप लोग पढ़े होंगे। और डायरेक्ट मेथड मतलब ये क्या होता है, इसमें हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं और सेम एलिवेशन वाले पॉइंट खोजते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ ग्राउंड पे की जाएगी तो ग्राउंड पे एक्यूरेट ही आएगा। तो वही यहाँ पर दिया गया है कि डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोर एक्यूरेट। आगे है, टैकोमेट्रिक मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन। टैकोमेट्रिक मेथड कहाँ पर ज़्यादा सुटेबल होता है? हिली एरियाज में सर्वे के लिए ज़्यादा बेहतर होता है टैकोमेट्रिक मेथड। ठीक है, फिर अगला है हिल लॉग और वैली। ये दो होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हायर वैल्यू अंदर की तरफ घटती हुई किस में जाती है या बाहर की तरफ बढ़ती हुई किस में जाती है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। देखिए, हायर वैल्यूज इनसाइड, लोअर वैल्यूज आर आउटसाइड। ठीक है, हायर वैल्यूज इनसाइड, लोअर वैल्यूज कहाँ पर होता है? आउटसाइड होता है। मतलब देखिए, कंटूर लाइन अगर आप ड्रा करिए तो हायर वैल्यूज इनसाइड, मतलब अगर आपका इनसाइड में 90 है, ये 90 वाली वैल्यू है। इनसाइड लोअर वैल्यूज आर आउटसाइड, ये वाली देखिए बाहर की तरफ अब घटता हुआ चला जाए। 80 हो गया, यहाँ 70 हो गया, तो ये हो गया। और इसी का सेम अपोजिट हो जाता है, वैली में हो जाता है। ठीक है, वैली में देखिए क्या होता है, हायर वैल्यू आर आउटसाइड एंड लोअर वैल्यूज आर इनसाइड। मतलब कोई या तो हिल का याद कर लीजिए या तो वैली का, एक याद किए रहिए, उसका जस्ट अपोजिट आप कर देंगे तो दोनों रेडी हो जाएगा। अगर दोनों याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे बार बार आप, तो किसी एक का याद कर लीजिए। दोबारा आप क्या करेंगे, उस चीज़ को कह देंगे हाँ भैया इसमें अपोजिट होता है, आपको याद हो जाएगा सिंपल। तो वैली में क्या होता है, हायर वैल्यू आर आउटसाइड एंड लोअर वैल्यूज आर इनसाइड होता है। ठीक है, आगे है एक कंटूर इंटरवल क्या होता है? द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंटूर्स। मतलब दो कंजिक्यूटिव मतलब लगातार होता है। दो कंजिक्यूटिव कंटूर्स लाइन जो होते हैं उनके वर्टिकल जो डिस्टेंस होती है बीच की, उसको कंटूर इंटरवल बोला जाता है। ठीक है, कंटूर इंटरवल इसे बोला जाता है, CI कह दीजिए, कंटूर इंटरवल। अब देखिए, दो कंटूर लाइन के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसे पढ़ेंगे आप लोग, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोला जाता है, एचई बोला जाता है। ठीक है, तो वर्टिकल वाले को क्या बोला जाता है? देखिए, वर्टिकल डिस्टेंस को कंटूर इंटरवल बोला जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोला जाता है कंटूर में। आगे है, देखिए, बेंचमार्क इज इस्टेब्लिश्ड बाय स्प्लिट लेवलिंग। स्प्लिट लेवलिंग के द्वारा क्या किया जाता है? बेंचमार्क स्थापित किया जाता है। बेंचमार्क मतलब ये होता है कि जैसे इसी के रेफरेंस में किसी भी पॉइंट का एलिवेशन या कोई भी सर्वे का काम करते हैं, तो बेंचमार्क को किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? स्प्लिट लेवल के द्वारा किया जाता है, लेवलिंग के द्वारा किया जाता है। बेंचमार्क क्या होता है? जिसका एलिवेशन हमें पहले से पता होता है। मतलब एक इसी के रेफरेंस में हम जो भी काम करते हैं तो बेंचमार्क के रेफरेंस में लेवलिंग करते हैं। तो बेंचमार्क मतलब बेंचमार्क इज द नोन एलिवेशन ऑफ पॉइंट। ठीक है,
बेंचमार्क ऐसा पॉइंट होता है जिसका एलिवेशन पहले से ही पता होता है। ठीक, आगे है प्लेन टेबल सर्वेइंग रिक्वायर्स लीस्ट ऑफिस वर्क। देखिए प्लेन टेबल सर्वेइंग आप लोग जानते ही होंगे कि इसको ग्राउंड में ही प्लेन टेबल लेके जाते हैं, इस पे जो सीट है हमारा लगा करके यहीं पर ही हम पूरा ड्राइंग का काम कर लेते हैं। तो इसमें ग्राउंड पे ही हमारा पूरा काम हो जाता है लगभग। तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया रिक्वायर्स लीस्ट ऑफिस वर्क, क्योंकि ऑफिस में कोई काम ही नहीं इसमें ज़्यादा रहता है करने को। अगला है डिटेल्ड प्लॉटिंग इज जनरली डन बाय रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन मेथड होता है, ये प्लेन टेबल का एक मेथड है। तो डिटेल्ड प्लॉटिंग अगर आपको कहीं करना है तो रेडिएशन मेथड के द्वारा किया जाता है। ठीक, द साइज ऑफ प्लेन टेबल इज, साइज ऑफ प्लेन टेबल क्या होता है 600 mm गुणे 750 mm होता है। प्लम्बिंग फॉर्क इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। देखिए आप पहली चीज जान लीजिए, प्लम्बिंग फॉर्क के द्वारा क्या किया जाता है, सेंटरिंग ही किया जाता है कहीं पर भी, और वो प्लेन टेबल में एक्यूरेट सेंटरिंग किया जाता है। या प्लम्बिंग फॉर्क के द्वारा कहीं पर भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में सेंटरिंग ही की जाती है। तो एक दिमाग में जनरल चीज रख लीजिए, यहाँ पे हम प्लेन टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बता दिए कि एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल, लेकिन प्लम्बिंग फॉर्क का काम ही है सेंटरिंग करना। ठीक है, तो प्लम्बिंग फॉर्क जहाँ भी आ जाए दिमाग में बस सेंटरिंग का काम आ जाए कि सेंटरिंग वाला ऑप्शन सही होगा आपका। अगर फिगर आप लोग देखे होंगे प्लम्बिंग फॉर्क, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है प्लम्बिंग फॉर्क, और नहीं भी देखे होंगे तो हम बना देते हैं आपको। फिगर इस टाइप में होता है। ठीक है, ऊपर ऐसे कुछ लगा होता है, यहाँ पर धागा बना होता है और ऐसे हल्का सा पकड़ने वाला भी, यहाँ से यही प्लम्बिंग फॉर्क है आपका। ठीक है, इसी के द्वारा सेंटरिंग करते हैं हम लोग ग्राउंड पे। ये वाला हिस्सा रहता है, नुकीला होता है नीचे। ठीक, अब आगे देखिए इंटरसेक्शन मेथड इज यूज फॉर लोकेट द पोजीशन ऑफ इनअसेसिबल पॉइंट। इनअसेसिबल मतलब जहाँ पर पहुँचना संभव ना हो या जहाँ पर हम लोग पहुँच नहीं सकते हैं। ऐसा भी जहाँ पर हम लोग पहुँच नहीं सकते हैं लेकिन उसको हमारे ड्राइंग शीट पे दिखाना है, ड्राइंग शीट पे दिखाना है, तो हम पहुँच नहीं सकते तो वहाँ पर उस पॉइंट को ड्राइंग शीट पे लाने के लिए हम उस मेथड का यूज करते हैं, इंटरसेक्शन मेथड का यूज करते हैं। ये भी प्लेन टेबल सर्वे का एक मेथड है। ठीक है, इंटरसेक्शन मेथड। तो ये देखिए जनरली हम हल्का सा बता देते हैं आपको। मान लीजिए यहाँ पर कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, ठीक है, पेड़ है यहाँ पर है, ठीक, बीच में यहाँ नदी पड़ जा रही है, नीचे में नदी पड़े, हमारा सर्वे का काम यहाँ चल रहा है। अब जानते हैं कि अब सर्वे का काम यहाँ चल रहा है, इसको इस पॉइंट को हमें इस पे दिखाना है, तो यहाँ पर तो पहुँचा जा नहीं सकता है, बीच में बड़ी नदी है चौड़ी सी, तो इस पॉइंट को इस मैप पे दिखाने के लिए इंटरसेक्शन मेथड का यूज किया जाता है। अब कैसे किया जाता है आप लोग पढ़े ही होंगे अच्छे तरीके से, यहाँ रेस भी जाती है, यहाँ भेजा जाता है, फिर एक जगह और स्थापित किया जाता है, फिर जहाँ पर एक दूसरे काटते हैं रेस। इंटरसेक्टर मतलब देखिए यह नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। ठीक, अगला है देखिए द 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम आर मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन एंड रिसेक्शन। ओरिएंटेशन और रिसेक्शन दोनों जो होते हैं उनका मेथड कौन सा है, 2 पॉइंट मेथड और 3 पॉइंट प्रॉब्लम। ये दोनों 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट आर द मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन एंड रिसेक्शन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ओरिएंटेशन और रिसेक्शन तो ये कभी कभी ऐसे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ओरिएंटेशन एंड ये दे देता है 2 पॉइंट प्रॉब्लम या 3 पॉइंट प्रॉब्लम के द्वारा कौन कौन सा मेथड हैं, किसके हैं, ओरिएंटेशन के हैं कि रिसेक्शन की, दोनों के हैं, या नन ऑफ द अबव ऐसे दे दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों के जो मेथड होते हैं 2 पॉइंट और 3 पॉइंट प्रॉब्लम होती है। अगला है देखिए बाउडिच रूल इज यूज्ड व्हेन बोथ एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट आर इक्वल प्रिसीजन। यहाँ पर इसी प्रिसाइज या प्रिसीजन वर्ड छूट गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाउडिच रूल इज यूज्ड, बाउडिच रूल तब यूज किया जाता है जब एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट आर इक्वल प्रिसीजन के रहें, तभी हम लोग बाउडिच रूल का यूज करते हैं। देखिए बाउडिच से यहाँ शॉर्टकट से आप लोग याद कर सकते हैं, बी है स्टार्टिंग में ही तो बोथ आ जाता है, तो बोथ मतलब एंगुलर और लीनियर दो मेजरमेंट होते हैं, तो जब ये इक्वल प्रिसीजन के रहते हैं तो बाउडिच रूल का हम लोग यूज करते हैं। अब उसी प्रकार से ट्रांजिट रूल देखिए क्या होता है, ट्रांजिट इज यूज्ड व्हेन एंगुलर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट। ठीक है,
देखिए हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है या जो हम ऑनलाइनर सीरीज ला रहे हैं, हम इतना मान के आप लोगों को चले कि आप लोग का थियरी अच्छे से कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमें कराना ज़्यादा क्वेश्चन है। 5 बुक हमें कंप्लीट करना, हमारी पहली बुक अभी चल रही है, फिर दूसरे बुक में सर्वे जितना होगा उसको करो, फिर तीसरे बुक में मतलब हमारा बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एग्जाम के पहले ही या ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दें। जैसे RRB जेई, SSC जेई और यूपी ट्रिपल एस जेई, कोई भी एग्जाम हो तो क्वेश्चन आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको फिर एग्जाम में सोचना ना रहे। तो हम इतना यहाँ मान करके चलें कि बाउंड्री रूल आपको पता है, ट्रांजिट रूल पता है आपको क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है। बस हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो पूछा जाता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर देखिए हम पूरा डिस्कस करने लगे कि बाउंड्री रूल भी बताया, ट्रांजिट रूल, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, मतलब हर चीज़ यहाँ डिटेल में बताने लगे तो ना ही हम आपको ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकते हैं, ना ही पूरा मेरा सिलेबस जो हमारा टास्क है वो खत्म हो पाएगा, ठीक है। तो हम इतना मान के चल रहे हैं कि आपकी थ्योरी कंप्लीट है, आप रिवीजन के पर्पज से या क्वेश्चन प्रैक्टिस के पर्पज से आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोग एक बार थियरी अपना जरूर कंप्लीट कर लिया करिए, ठीक है, जो सब्जेक्ट जैसे चले। और बाकी साथियों ये बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता रहे हैं यहाँ से जितना ही 5 बुक अगर आप कवर कर लेंगे, आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में 1% सोचना नहीं रहेगा कि क्वेश्चन कैसे ही सॉल्व होगा। इतने टाइप के क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर हम करवा देंगे आपको। तो जिसको भी PDF की ज़रूरत होगी डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। पहले ये बैच 299 में था, लेकिन अब इसकी फीस 399 कर दी गई है, जिसमें 5 बुक कवर हो रही हैं, आपकी 5 बुक कवर हो रही हैं, ठीक है। और ये मार्च तक हमें सिलेबस ख़त्म करना है, आपको मार्च तक हम ये सिलेबस ख़त्म कर देंगे, ठीक। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिट रूल इज यूज्ड व्हेन एंगुलर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट से ज़्यादा जब प्रिसाइज एंगुलर मेजरमेंट होता है तो वहाँ पे कौन सा रूल यूज किया जाता है? ट्रांजिट रूल यूज किया जाता है। अब इसी से शॉर्टकट में आप पता कर सकते हैं। देखिए ट्रांजिट में AN आता है बीच में, तो इससे दिमाग में आप आइडिया रख लीजिए कि हाँ एंगुलर मेजरमेंट इसमें ज़्यादा प्रिसाइज होता है देन कंपेरिजन किसके? लीनियर मेजरमेंट के, तब ट्रांजिट रूल आपका यूज किया जाता है। चलिए देखिए एगेट कैप इज फिटेड विद ए प्रिज्मेटिक कंपास। जैसे हम बताए थे आपको, प्रिज्मेटिक कंपास में बीच में नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। तो इसी में मैग्नेटिक नीडल किस पे फिट होती है? इसी एगेट कैप पे फिट होती है। तो एगेट कैप कहाँ पे यूज किया जाता है? देखिए प्रिज्मेटिक कंपास में किया जाता है। ये एगेट कैप का जानते हैं क्या काम होता है? ये क्या करता है, उसको नुकीला बनाए रहता है, मैग्नेटिक नीडल को नुकीला बनाने का काम करता है, ठीक। और ये क्या है कि घिसावट उसावट ये सब चीज़ों को मतलब अपने स्थान पे एगेट कैप बनाए रखता है। ये सब काम, इसके कई काम है। तो एगेट कैप कहाँ पे यूज किया जाता है? प्रिज्मेटिक कंपास में। थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। थियोडोलाइट के द्वारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एंगल को मेजर किया जा सकता है। कहीं कहीं कोई एक ही कहता है कि वर्टिकल होता है, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन लोगों को रहता है, तो आप ध्यान रखिएगा हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल दोनों एंगल मेजर कर सकते हैं। साइज ऑफ द थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाय द डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट। देखिए 2 प्रकार के प्लेट होते हैं, लोअर होता है, एक अपर प्लेट होता है। तो जो थियोडोलाइट की साइज हम लोग मापते हैं या मेजर की जाती है, स्पेसिफाइड है, वो लोअर प्लेट के द्वारा ही जानी जाती है। फिर अगला है स्पायर टेस्ट। स्पायर टेस्ट इज यूज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जैसे होता है जानते हैं इंस्ट्रूमेंट पर यूज किया जाता है तो कुछ न कुछ उसमें खराबियाँ आती रहती हैं, कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस होता रहता है, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कोई भी प्रॉब्लम होती है या थोड़ा बहुत एडजस्ट करना रहता है, उसको सही करना होता है, मतलब एडजस्ट मतलब यह अपने एक्सिस से वो थोड़ा सा हल्का फुल्का आगे पीछे हो जाए, तो उसको एडजस्ट किसके द्वारा किया जाता है? स्पायर टेस्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक। देखिए ये लेवल लाइन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। लेवल लाइन क्या होता है? इज लाइन पैरेलल टू द मीन स्फीयरॉइड सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। लेवल लाइन ऐसी लाइन होती है जो क्या होती है? पैरेलल होती है किसके? अर्थ के सरफेस के। अर्थ का सरफेस आपका कैसा है? ऐसे स्फीयरॉइड शेप का है, ठीक है। तो जो लेवल लाइन भी हमारी होती है तो ये भी क्या होती है? इसी के ऐसे ही पैरेलल में होती है। तो वही ए लेवल लाइन इज द लाइन पैरेलल टू द मीन स्फीयरॉइड सरफेस ऑफ अर्थ। तो लेवल लाइन क्या होती है? अर्थ के सरफेस के पैरेलल होती है लेवल लाइन, ठीक। अब देखिए कोई हॉरिजॉन्टल लाइन कह दे तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे हो जाती है इसके सरफेस के,
ठीक। तो लेवल लाइन क्या होता है, जो पैरेलल होता है किसके, अर्थ के सरफेस के। और लेवल लाइन जो स्पिरिट लेवल होता है उसी के लाइन को जो भी एक्सिस होती है उसी को लेवल लाइन बोला जाता है। ठीक है। ऑन टर्निंग पॉइंट देखिए ये है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन टर्निंग पॉइंट बोथ बैक साइड एंड फोर साइड टेकन। जैसे आप लोग जानते हैं जब डंपी लेवल यूज किया जाता है, डंपी लेवल मान लीजिए यहाँ पर आपका है स्थापित है। ठीक है। अब यहाँ से पहले यहाँ लिया गया, यहाँ लिया गया, यहाँ लिया गया, 3 रीडिंग यहाँ से ली। ठीक। अब यहाँ से जब इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, आगे भी हमें क्योंकि लेना है भी रीडिंग, तो जब शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, टर्निंग पॉइंट होती है। तो टर्निंग पॉइंट पे क्या होता है, बोथ बैक साइड और फोर साइड। अब यहाँ पर आके शिफ्ट किया गया तो ये टर्निंग पॉइंट हो गया। तो टर्निंग पॉइंट पे देखिए, अब एक बार यहाँ से देखिए जब लिया गया था यहाँ पर तो ये फोर साइड हो गया। अब फिर जब एक बार इंस्ट्रूमेंट को और शिफ्ट किया जाएगा तो अब मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ के बाद हटा दिए, तो यहाँ जब फिर से इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करेंगे हम लोग तो यहाँ से फिर से एक रीडिंग लेंगे, फिर आगे लेंगे तो ये बैक साइड हो जाएगा आपका रीडिंग। और यहाँ के द्वारा आपको क्या लिया गया था, फोर साइड रीडिंग लिया गया था। तो टर्निंग पॉइंट के बाद यहाँ के बाद आपके इंस्ट्रूमेंट को हटा दिया गया, यहाँ शिफ्ट किया गया तो टर्निंग पॉइंट हो गया। ठीक। तो टर्निंग पॉइंट ये वाला हो गया, तो यहाँ पे आपके दोनों रीडिंग ली गई हैं। अगला है इन राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग प्रोवाइड्स कंप्लीट चेकअप BS FS IS। ठीक है। मतलब तीनों प्रकार के चेक आपके जो होते हैं राइज एंड फॉल में, जैसे BS का, FS का और IS का, तीनों को हो जाए। तो मतलब लास्ट BS बराबर लास्ट FS माइनस फर्स्ट। देखिए ये ऐसे होता है, बता देते हैं फार्मूला तो आप लोग को याद ही होगा। लास्ट वाला BS माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू, ठीक है, लास्ट FS माइनस फर्स्ट FS इज इक्वल टू लास्ट IS माइनस लास्ट IS, इस फर्स्ट IS। ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के चेक हमारे राइज एंड फॉल में हो जाते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड इज लेस टेडियस एंड क्विकर। ठीक है। मतलब कम थकाऊ होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, कैलकुलेशन भी नहीं होता है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड इज लेस टेडियस, मतलब कम थकावट वाला है, एंड क्विकर, और ये थोड़ा तेज काम इससे किया जाता है, तेजी से हो जाता है, ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, ये थोड़ा फास्ट। ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। अगला है द सेंसिटिविटी ऑफ ए बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ट्यूब। सेंसिटिविटी बबल ट्यूब की कैसे बढ़ाई जा सकती है, डायमीटर ऑफ ट्यूब बढ़ा करके। ठीक है। डायमीटर बढ़ा करके। जनरली जो इसका रेडियस रखा जाता है 100 मीटर रखा जाता है। ठीक है। 100 mm होगा हमें लग रहा है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, बता देंगे। व्हाई डूइंग द लेवलिंग इन, देखिए while doing the leveling in undulating terrain it is preferably set the level on one side of slope। तो ठीक है, जब हम लोग स्लोपी ग्राउंड पे क्या करते हैं, लेवलिंग का काम करते हैं। लेवलिंग का काम कहाँ करते हैं, स्लोपिंग ग्राउंड पे। तो लेवल को हम कहाँ स्थापित करते हैं, एक साइड ऑफ स्लोप पे कहीं स्थापित कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, लेवलिंग करते हैं। अगला डंपी लेवल इज सुटेबल व्हेन मेनी रीडिंग्स टेकन फ्रॉम सिंगल स्टेशन। डंपी लेवल कहाँ सुटेबल ज़्यादा होता है, जब जैसे होता है ना आपकी फ्लैट ग्राउंड है लगभग। ठीक। तो यहाँ से स्थापित करके जब कई रीडिंग हमें साथ में लेना रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर किसका यूज किया जाता है, डंपी लेवल का यूज किया जाता है। ए सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर इज कॉल्ड स्टीप स्लोप। ठीक। अगर बहुत नज़दीक देखिए कंटूर लाइन आपकी है, बहुत नज़दीक, तो वो किस चीज़ को दर्शाती है कि आपकी जो ग्राउंड है उसका स्लोप क्या है, स्टीप है, मतलब सीधा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब सीधा ज़्यादा रहेगा तो नज़दीक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आपका एलिवेशन बदलता रहेगा। तो हर इक्वल एलिवेशन पे आप लोग कंटूर लाइन खींचेंगे, तो वही है कि क्लोजली मतलब ये सीरीज आप क्लोजली स्पेस्ड कंटूर हो जाएगा ना, बहुत नज़दीक हो जाएगा। आगे देखिए डिफ्लेक्शन एंगल, द एंगल बिटवीन द प्रोलॉन्गेशन ऑफ प्रीसीडिंग लाइन एंड फॉरवर्ड लाइन। ठीक। डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, जैसे देखिए ये है मान लीजिए हमारा, ठीक, ये है। अब
यहाँ से एक लाइन आ रही है, सॉरी एक बार फिगर यहाँ बना दे, डिफ्लेक्शन एंगल आपको अच्छा समझाते, ये हो गया, ये है ठीक। अब हमारा सर्वे का काम चल रहा है, अब यहाँ से ऐसे जाना है, फिर यहाँ कोई स्टेशन है ठीक, यहाँ ऐसे। अब ये क्या करती है लाइन, ये वहाँ न जा करके ऐसे थोड़ा आगे आगे बढ़ जाती है, तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन आपको यहाँ पहुँचना है, पहुँचना यहाँ है, तो लाइन आनी चाहिए यहाँ पर। तो यही है देखिए, तो ये जो प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइन है, इस लाइन से बढ़ने वाली लाइन से और आगे फॉरवर्ड वाली लाइन के बीच में जो एंगल बनता है थीटा ठीक है, यही आपका क्या होता है, डिफ्लेक्शन एंगल होता है ठीक। तो यही देखिए यहाँ लिखा गया द एंगल बिटवीन द प्रोलॉन्गेशन ऑफ प्रीसीडिंग लाइन। देखिए प्रीसीडिंग लाइन ये वाली है आपकी, प्रीसीडिंग लाइन ये हो गई, तो इसको आगे प्रोलॉन्गेशन मतलब आगे बढ़ा दिया जाए, आगे बढ़ गया है ठीक है, अपने रास्ते से मान लीजिए भटक गया, ये रुकना यहाँ था लेकिन ये रुक नहीं पाए, ये थोड़ा आगे बढ़ गया ठीक है, और यहाँ रुक करके फिर मुड़ना किधर था, इस साइड में मुड़ना था, लेकिन ये सीधे चला गया था, तो सीधे चला गया तो फिर इसको भाई हाँ याद आया कि नहीं हमें यही इधर तो जाना नहीं है, भूल गए हैं जाना हमें इधर है, तो रुक के फिर अपने रास्ते पे जाके सही वाले आ गया। तो जहाँ भूला था और जो सही रास्ते पे जा रहा है उसके बीच में जो एंगल बनता है वही थीटा है, वो जो थीटा एंगल होता है उसको डिफ्लेक्शन एंगल बोला जाता है। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया गया। देखिए सबटेंस बार इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन अंडुलेटेड एरिया ठीक है, मतलब ऊबड़ खाबड़ एरिया में अगर वहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको मेजर करना होता है तो किसके द्वारा, सबटेंस बार के द्वारा। फिर अगला है ओवर टर्निंग ऑफ ए व्हीकल कैन बी अवॉइडेड बाई प्रोवाइडिंग ट्रांजिशन कर्व ठीक। अगर जैसे मोड़ पे हम लोग मुड़ते हैं तो डायरेक्ट अगर देखिए सर्कुलर कर्व दे दिया जाए, डायरेक्ट मुड़ा जाए तो क्या हो जाता है, आपके व्हीकल को टर्न होने की संभावना होती है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिशन कर्व दिया जाता है मोड़ पे स्पेशल ठीक है। अगला है डिफरेंट ग्रेड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय वर्टिकल कर्व ठीक, मतलब दो अलग अलग ग्रेड के, ग्रेड मतलब अलग अलग मतलब उस पे मतलब एलिवेशन पे अगर चीज़ें हैं अलग अलग ग्रेड्स के हैं तो उनको कैसे जोड़ा जा सकता है, वर्टिकल कर्व के द्वारा जोड़ा जाता है। देखिए द शेप ऑफ वर्टिकल कर्व जनरली प्रोवाइडेड इज पैराबोलिक, उसका जो शेप रखते हैं कैसा रखते हैं, पैराबोलिक रखते हैं। देखिए ये सर्वे में 4 प्रकार की लाइन होती है, एक होती है एगोनिक लाइन, देखिए एगोनिक लाइन, एगोनिक लाइन हो गया, एक आइसोगोनिक हो गया ठीक है, आइसोगोनिक, आइसोगोनिक। अब होता है एक होता है एक क्लिनिक, 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 और एक होता है आइसोक्लिनिक। बहुत अच्छे समझा देते, चारों लाइन आपको भूलेंगे नहीं, बहुत ही मतलब का इम्पोर्टेंट है, हर जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम थोड़ा यहाँ पर समय आपको दे रहे हैं। देखिए आइसोकोनिक का मतलब आपको जानते हैं क्या होता है कि आइसोगोनिक और एगोनिक और आइसोगोनिक ये दोनों, देखिए आइसो का मतलब देखिए गोनिक तो सेम है दोनों में, गोनिक सेम है, इसके आगे ए लग गया, इसके आगे आइसो लग गया, आइसोगोनिक हो गया, एगोनिक लग गया ठीक। अब देखिए इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ जीरो डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन मतलब क्या होता है, दिक्पात होता है ठीक। तो जीरो डिक्लिनेशन की जो लाइन होती है अगर उनको आपस में ज्वाइन कर दिया जाए, जितनी भी जीरो वाली हैं, जीरो एलिवेशन वाली, तो उनको अगर कर दिया जाए आपस में जोड़ दिया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, एगोनिक लाइन बोला जाता है। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ जीरो डिक्लिनेशन, जीरो डिक्लिनेशन वाली लाइन को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो उसे एगोनिक लाइन बोला जाएगा, और इक्वल मतलब जीरो को रहेगा तो एगोनिक हो जाएगा ठीक। अब अगर सेम एलिवेशन के पॉइंट रहेंगे, सेम एलिवेशन वाले पॉइंट रहेंगे तो उनको क्या बोला जाएगा, आइसोगोनिक लाइन बोला जाएगा, सेम एलिवेशन वालों को। अब इसी टाइप से एक क्लिनिक लाइन क्या हो जाएगी, जब जीरो डिप वाले पॉइंट को आपस में मिला दिया जाए, उनको मिलाने के बाद जो लाइन बनती है उसको एक क्लिनिक लाइन बनती है। अब अगर सेम डिप वाले, जैसे मान लीजिए 2 डिग्री डिप है या 3 डिग्री डिप है, मतलब 4 डिग्री डिप है, तो 4 वाले सबको मिला दिया जाए तो उसके द्वारा जो लाइन बनती है उससे आइसोक्लिनिक क्लिनिक बनता है ठीक। आइसो मतलब सेम हो जाएगा और ए मतलब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, चाहे वो जीरो डिक्लिनेशन हो गया या चाहे जीरो डिप हो गया, जीरो डिप आ जाएगा तो उसको एक क्लिनिक बोला जाएगा और जीरो डिक्लिनेशन आ जाएगा तो उसको एक कोनिक बोला जाएगा ठीक। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, किसके द्वारा क्या मेजर किया जाता है जल्दी से बता देते हैं। अल्टीमीटर के द्वारा देखिए हाइट मेजर किया जाता है,
फाइडोमीटर के द्वारा डेप्थ मेजर किया जाता है, पासोमीटर के द्वारा डिस्टेंस मेजर किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला क्लिनोमीटर के द्वारा क्या मेजर किया जाता है, एंगल मेजरमेंट। पेंटागोनिक ग्राफ होता है, इसके द्वारा प्लान जो होता है या मैप जो होता है इनको बड़ा या छोटा किया जा सकता है, ठीक है। और टेलेरोमीटर क्या होता है, माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। टेलेरोमीटर ये टैकोमीटर का एक पार्ट होता है, टैकोमीटर कई भागों में बांटा जाता है, तो उसी का है। अगला देखिए, ऑफसेट आर लेटरल मेजरमेंट मेड विथ रिस्पेक्ट टू द मेन सर्वे लाइन। हमने ऑफसेट को बहुत अच्छे तरीके से बताया आपको कि मेन सर्वे लाइन अगर ये जा रही है और यहाँ पर कोई ऑफसेट है या कोई पॉइंट है, उसको दिखाना है कि कितनी दूरी पे है इस मेन सर्वे लाइन से, तो यहाँ से मेजरमेंट इसको लिया जाता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, ऑफसेट लिया जाता है, बोला जाता है। अगला है देखिए, टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ब्रिज ट्रायंगुलेशन इज यूज्ड। ट्रायंगुलेशन सर्वे के द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी ब्रिज की जो है लेंथ को मेजर की जाती है, मापी जाती है। होलियोग्राफ इज ए टाइप ऑफ सन सिग्नल इज यूज्ड इन ट्रायंगुलेशन वर्क। ट्रायंगुलेशन वर्क में हेलियोग्राफ का यूज किया जाता है, जिसमें सन सिग्नल का यूज किया जाता है, ठीक। लास्ट है हमारा पेज, देखिए टोपोग्राफिकल सर्वेइंग क्या होता है, टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर्स ऑफ कंट्री। नेचुरल फीचर्स मतलब क्या होता है, कहाँ पहाड़ है, नदियां हैं, तालाब है, उन सब चीज़ों को देखने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कौन सा सर्वे किया जाता है, टोपोग्राफिकल सर्वे किया जाता है। कैडेस्ट्रल सर्वे कहाँ पर होता है आपका, कैडेस्ट्रल सर्वेइंग टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ फील्ड, ठीक है। बाउंड्रीज ऑफ फील्ड निर्धारित करने के लिए, जैसे कोई भी फील्ड है, खेत है आपका, होता है ना कि खेत, हमारा खेत यहाँ तक है, तो उसकी बाउंड्री फिक्स करने के लिए, या मान लीजिए राज्य हो गया, आपके कंट्री राज्य हो गया, तो राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक है ये भी सबको जानते ही हैं पहले से, कि हाँ भाई यहाँ से ये राज्य है, इतना इसका एरिया है। फिर अगर मान लीजिए कंट्री हो गया इंडिया, इंडिया का एरिया इतना है, मतलब एरिया से रिलेटेड या बाउंड्री फिक्स करने से रिलेटेड या फील्ड से रिलेटेड जहाँ भी बाउंड्रीज की बात होगी या फिक्स करने की बात होगी, वहाँ पर कौन सा सर्वे होगा, कैडेस्ट्रल सर्वे होगा। चाहे वो फील्ड की बात कर लीजिए, चाहे वो कंट्री की बात कर लीजिए, चाहे वो स्टेट की बात कर लीजिए, सबकी एक बाउंड्री होती है, तो उसी को बाउंड्री निर्धारित करने को ही सिंपल वे में आप कह सकते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे। फिर सिटी सर्वे ये होता है टू डिटरमाइन द रेलवेज, ड्रेनेज, रोड फीचर्स ऑफ कंट्री, ठीक है। किसी एक कंट्री के भीतर ड्रेनेज कहाँ है, रेलवे लाइन कहाँ है, मतलब जो स्पेशल फीचर्स कहाँ पर हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं, तो उनको डिटरमाइन करने के लिए कौन सा सर्वे, सिटी सर्वे होता है। वो किसी एक सिटी के पर्टिकुलर अंदर ले सकते हैं, वो स्टेट के अंदर भी ले सकते हैं, वो कंट्री के अंदर भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक। अब अगला है देखिए क्वेश्चन, द फिक्स ऑफ ए प्लेन टेबल फ्रॉम 3 नोन पॉइंट्स इज गुड इफ मिडिल स्टेशन इज नियरेस्ट। फिक्स ऑफ प्लेन टेबल फ्रॉम 3 नोन पॉइंट इज गुड अगर मिडिल स्टेशन आपका क्या हो, नियरेस्ट हो, ठीक है। प्लेन एडिलेट इज यूज्ड टू मेजर द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली। प्लेन एडिलेट के द्वारा हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस क्या करते हैं, डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए ये रही सर्वे की आज पूरी क्लास। तो आज छोटा वीडियो था, अच्छी बात है, छोटा वीडियो जितना रहेगा हम कोशिश करेंगे आप लोग को बताएंगे। तो देखिए पहली बुक का फर्स्ट बुक का आपका बीएम और सर्वे, ये 2 सब्जेक्ट खत्म हो गए हैं आपके, ठीक। अब पहले बुक की जब सभी सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे हमारे, उसके बाद हम चालू करेंगे सेकंड बुक में फिर से बिल्डिंग मटेरियल जो होगा, सर्वे, और सबकी देखिए अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, प्लेलिस्ट आपको सबकी अलग अलग मिलेगी। यहाँ पहले बुक की ये सब्जेक्ट हैं, उनकी ये प्लेलिस्ट है, दूसरा बुक का अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, मतलब ऐसे 5 प्लेलिस्ट हम टेक्निकल की क्वेश्चन प्रैक्टिस की आपको दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। और जिनको भी पीडीएफ की ज़रूरत होगी वो इस नंबर पे 8052446829, जिसको भी पीडीएफ की ज़रूरत होगी आप लोग पीडीएफ को निकलवा लीजिए, प्रिंट करवा लीजिए और अपने से एक बार वीडियो देखिए, फिर कम समय में प्रैक्टिस आप कर सकते हैं एग्जाम टाइम में। तो इसलिए पीडीएफ के लिए फीस 399 रुपये रखा गया, जिसमें 5 बुक की पीडीएफ आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि पहले बुक का मिल गया तो नहीं मिलेगा, 5 बुक की पीडीएफ आपको मिलेगी और एक अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है।
और जिनको यूट्यूब से ही फॉलो करना है, देखिए हमने यूट्यूब पे गारंटी नहीं लिया करवाने, हमने पीडीएफ देने के लिए बोला है, तो पीडीएफ हम ग्रुप में दे रहे हैं। वहाँ एक बुक मेरी ख़त्म होने वाली है। तो यूट्यूब पे टाइम बाउंड है, तो अगर यूट्यूब पे आप लोग हमारा साथ देंगे तो हम इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे ही रखेंगे। तो मेरी मजबूरी बन जाएगी कि हाँ, मेरा इंतज़ार कुछ लोग कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो इसीलिए जो लोग चैनल पे केवल आते हैं, प्रैक्टिस ही करना चाह रहे हैं, यूट्यूब से ही करना चाहे, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वॉच कर लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि इसी से मोटिवेशन मिलता है यूट्यूब में। ना आप सामने हैं, ना हमें और क्या ही मिलेगा, खुद सोचिए आप लोग। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कम से कम सपोर्ट करिए, और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ये 3 ही काम तो आपको करना है। तो इतना रहा, बाकी बिल्डिंग मटेरियल सर्वे खत्म हो गया। आगे हम लोग कल से मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।